देखो, राष्ट्रपति के कार्यपालिका संबंध में जो है नियुक्ति भी आता है। राष्ट्रपति जो है विभिन्न लोगों का नियुक्ति करते हैं, ठीक है। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति किसका जैसे राज्यपाल नियुक्ति में किसका करेंगे? राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। राज्यपाल को नियुक्ति भी करते हैं और इसको पद से हटाते भी हैं, पद से पदच्युत भी करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को भी केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को भी क्या करते हैं? ये नियुक्ति करते हैं। उसके बाद जो है महान्यायवादी का भी नियुक्ति करते हैं। ठीक है, महान्यायवादी को भी नियुक्ति करते हैं। उसके बाद केग का भी नियुक्ति करते हैं, या भारत के महानियंत्रक लेखा परीक्षक। भारत के महानियंत्रक लेखा परीक्षक, ठीक है, क्या नियुक्ति करते हैं। उसके बाद जो है निम्नलिखित, ऐसे लिखो, राष्ट्रपति निम्नलिखित आयोगों के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, जैसे पहला निर्वाचन आयोग, दूसरा वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग,
ये वाला हो गया ना, नीचे वाला हो गया ना। नेक्स्ट, अनुसूचित जाति आयोग अनुसूचित जनजाति आयोग अन्य पिछड़ा जाति आयोग अल्पसंख्यक आयोग, ठीक है, अल्पसंख्यक आयोग, ये सब क्या है? उसके अलावा जो है वित्त आयोग, ठीक है, वित्त आयोग, ये सब जो है हाँ लिखे और लिख दिए हैं। वित्त आयोग छोड़ दें। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा। ये सब जितना है ये सब क्या है? ये संवैधानिक आयोग है, ये संवैधानिक आयोग है। ये सब जो है संवैधानिक आयोग है, इसका नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। हो गया। तो नेक्स्ट है वैधानिक आयोग। संवैधानिक आयोग के अलावा जो है वैधानिक आयोग का भी जो है नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, जैसे मानवाधिकार आयोग। मानवाधिकार आयोग
सूचना आयोग, सूचना आयोग। नेक्स्ट महिला आयोग, महिला आयोग। अच्छा, वो अल्पसंख्यक हम पहले लिखा है कि नहीं, देखो तो वहाँ पे काट दो, संवैधानिक नहीं है वो। अल्पसंख्यक आयोग जो वैधानिक है, अल्पसंख्यक आयोग ये वैधानिक है। SC ST और OBC जो है ये संवैधानिक आयोग है, ठीक है। हाँ, वहाँ काट दो, संवैधानिक वाला में काट दो, यहाँ पे लिख लो। उसके बाद सतर्कता आयोग, सतर्कता आयोग। ठीक है, सतर्कता आयोग। उसके बाद जो है लोकपाल, ठीक है। ठीक है, लोकपाल। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। ठीक है, तो ये जो है वैधानिक आयोग में जो है मानवाधिकार आयोग है ना, सूचना आयोग, महिला आयोग, ठीक है, अल्पसंख्यक आयोग और सतर्कता आयोग। ठीक है, ये वैधानिक आयोग में। अन्य में जो है आपका जो है अन्य में आपका जो है अंतर्राज्यीय परिषद का भी गठन जो है राष्ट्रपति करते हैं, ये अन्य में कर लीजिएगा। वहाँ पे छोटा सा ये लोकपाल तक हो गया, यहाँ पे अन्य अदर में जो है ये अंतर्राज्यीय परिषद का गठन हो गया। ये मोटा मोटी ये सब चीज़ों का जो है कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत जो है वो गठन करते हैं। क्लियर? संवैधानिक वैधानिक नहीं समझ पाता है। वैधानिक हो गया कि लीगल हो गया, स्टैट्यूटरी बॉडी हो गया, और संवैधानिक जो कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन में जिसका उल्लेख है नियुक्ति का, वो संवैधानिक हो गया। जैसे निर्वाचन आयोग, उसके लिए आर्टिकल्स है ना, वित्त आयोग, उसके लिए आर्टिकल्स है। लेकिन जो उसका संविधान में उल्लेख नहीं है, लेकिन वो भी जो है सरकार के द्वारा जो है संसद में बिल पारित करके बनाया गया है, जैसे लोकपाल, जैसे मानवाधिकार आयोग, ये सब का संविधान उल्लेख नहीं है, लेकिन सबकी नियुक्ति का जो है वैधानिक रूप से जो है वो लीगल रूप से आयोग है जो कार्य करता है। इसका भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो जो संविधान में उल्लेख नहीं है वो सब वैधानिक हो गया, और जिसका संविधान में उल्लेख है वो संवैधानिक हो गया। यही है। क्लियर? यही जो है कार्यपालिका संबंध में कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति को ये शक्ति है। हाँ, अंतर्राज्यीय परिषद होता है कि जब राज्यों के बीच में विवाद हो, इंटर स्टेट काउंसिल इसको बोलते हैं। जब दो राज्यों के बीच में या चार राज्यों के बीच में विवाद होता है, तो वैसी स्थिति में विवादों को निपटारा के लिए इंटर स्टेट काउंसिल बनाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, और जो है राष्ट्रपति इसका गठन करते हैं, और जो है वो इंटर स्टेट काउंसिल जो है राज्यों के विवादों को निपटारा करती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए झारखंड बंगाल में हुआ, बिजली को लेकर हुआ, चाहे कोई अन्य मुद्दे को लेकर हो गया। जैसे बिहार और झारखंड में बाउंड्रीज को लेकर जो है विवाद चलता है, विभाजन तो हो गया, लेकिन बाउंड्री को लेकर या बिजली डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, जैसे मान लें DVC है, तो DVC का जो है अकेले तो झारखंड का अधिकार नहीं ना है उसमें, क्योंकि वो जो है चूँकि झारखंड का नहीं बनाया हुआ है, वो पहले से बना हुआ था। DVC से कितना बिजली बिहार को जाएगा, कितना झारखंड को रहेगा, कितना जो है बंगाल को जाएगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का बनाया हुआ है, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सबको डिस्ट्रीब्यूट करती है बिजली को।
जिस राज्य में बना वहाँ तो मिलेगा ही, उसके अलावा अन्य राज्यों को भी दिया जाता है। जैसे अभी गोड्डा में जो है अडानी पावर बना है, अडानी पावर है ना, अडानी पावर झारखंड में अडानी का जो है वहीं पे बिजली लगा हुआ गोड्डा में, लेकिन वहाँ से सबसे ज़्यादा बिजली जो है कहाँ जाता है, उसका बिजली वहाँ से बहुत दूर दूर तक जाता है, बांग्लादेश तक जाता है, बांग्लादेश को भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है बिजली तक में। तो ये भी अब उसको प्रॉफिट भी लिया जाता है, तो प्राइवेट है ना, वो दूसरे देश को भी बेच रहा है, वहाँ से ये किया गया है। लेकिन ये भी बात है बांग्लादेश को दे रहे हैं, कोयला तो हमारा ही जला रहे हैं नहीं। अब भाई वो तो ताप वाला है ना, ताप वाला है तो सिंपल सी बात है, ताप थर्मल है तो कोयला जलेगा तभी तो बिजली उसमें आएगा। अच्छा कोयला भी जो है कोयला भी बाहर से मंगाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह से मंगाया जाता है कोयला। अडानी पावर में जो भी कोयला जाता है वो बाहर से मंगाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह से। तब ना उस पर आरोप लगा था कि जो है घटिया कोयला जो है मंगा कर, है ना, अडानी पावर के ऊपर आरोप लगा था, वहाँ से घटिया कोयला मंगाया जाता है और 4 गुना दाम जो है यहाँ पे उसको जोड़ दिया जाता है। और जोड़ने के बाद जो है उसका जो, चूँकि जोड़ने का कारण होता है कि मान लीजिए 10 रुपये में आप कोयला खरीदें और कोयला का दाम आप दिखा रहे 30 रुपया, तो आपका खर्च में आ गया ना 30 रुपया, लेकिन खर्च आपने 10 रुपया किया, 20 रुपया आपने क्या किया, घोटाला कर दिया बीच में, तो 30 रुपया आपका कोयला का दाम खर्च हुआ। तो कोयला का दाम खर्च हुआ प्लस लेबर हुआ प्लस जो फैक्ट्री है, जो षड्यंत्र है उसमें जो चलेगा उसका खर्च हो गया, सबको जोड़ने के बाद बिजली कितना उत्पादन हुआ, फिर उसमें आप कैलकुलेट करेंगे कि हमको बिजली कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, और कितना हम डिस्ट्रीब्यूट करें कि हमको प्रॉफिट हो। सरकार तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट लेने नहीं देगी ना, ठीक है, मार्जिन तक ना प्रॉफिट सरकार आपको लेने देगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा कर दीजिएगा बिजली तो कौन लेगा, आम पब्लिक को तो सरकार को देना है। और सरकार मान लीजिए आम पब्लिक को ले सब्सिडीज़ दे रही है तो सरकार को ज़्यादा सब्सिडीज़ देना पड़ेगा ना। मान लीजिए कोई राज्य जो है 200 यूनिट फ्री कर दी, तो 200 यूनिट का पैसा ऐसा तो नहीं कि अडानी के यहाँ से बिजली आप ले रहे हैं तो 200 यूनिट सरकार फ्री दे रहा है तो भी फ्री देगा, तो 200 यूनिट का पैसा लेगा ना। अब बहुत हाई अगर अमाउंट होगा तो सरकार के ऊपर बटन पड़ता है। लेकिन होता क्या है कि मान लीजिए कि बीच में आप इतना लेवल ले जाइए, भाई मेरा इतना खर्च हो रहा है, इस खर्च से हमको कम प्रॉफिट दीजिए, लेकिन प्रॉफिट तो दीजिएगा ना, तो प्रॉफिट वहाँ मार्जिन कम कर दिए, लेकिन इधर से मार्जिन हम बचा ले रहे हैं, 20 रुपये इधर से बचा ले रहे हैं, अब वहाँ से हम 2 रुपये ले रहे हैं, तो 22 रुपये हम बचाना स्टार्ट कर दिए। तरीका होता है प्रॉफिट का। तो ये आरोप लगा था कि जो है घटिया कोयला लाकर जो है यहाँ पे महंगे दामों में बेच दिया जाता है अपने षड्यंत्रों को, और फिर बिजली जो है महंगा हो जाता है उसके कारण, क्योंकि महंगा कोयला है तो बिजली भी महंगा होगा और उस पर कोई कटौती हो नहीं सकता है। तो इस तरह से जो है प्रॉफिटेबल जो है बनाया जाता है कंपनी को, समझ में ये आरोप लगा था। तो कभी मान लीजिए कि जो है कभी अगर विवाद होता है इंटर स्टेट राज्यों के बीच में, तो फिर वो उसके लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय इंटर स्टेट काउंसिल बनाया जाता है और उस विवाद को निपटारा किया जाता है। ठीक है, ये इंटर स्टेट काउंसिल का जो है ये क्या बोलते हैं कि गठन तो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन सारे उसका हेड जो है होम मिनिस्टर होते हैं, होम मिनिस्टर जो है उसकी अध्यक्षता करते हैं और बाकी राज्यों का जो है मुख्यमंत्री या गृह मंत्री जो भी है वो करता है। चलिए नेक्स्ट लिखिए विधायी शक्तियाँ, राष्ट्रपति के विधायी शक्तियाँ। राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है। पहला पॉइंट लिखिए, राष्ट्रपति संसद के सत्रों को आहूत करता है तथा उसका आहूत करता है तथा उसका 17वां आहूत
तथा उसका 17वां बताएंगे, लिखो ना पहले। राष्ट्रपति संसद के दोनों सत्रों को आहूत करता है तथा उसका 17वां करता है। दूसरा पॉइंट लिखो, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है नेक्स्ट, राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। संयुक्त बैठक बुलाता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति सदन में संदेश भेज सकता है। तथा अभिभाषण कर सकता है तथा विशेष अभिभाषण दे सकते हैं। विशेष अभिभाषण दे सकते हैं। नेक्स्ट, राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है तथा लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस देखिए 2 एंग्लो इंडियंस को मनोनीत कर सकते हैं। दो एंग्लो इंडियंस को मनोनीत कर सकते हैं। वहीं पे नोट करके लिखो, उसी में नोट 104वें संविधान संशोधन 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2020 के द्वारा
लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, उसी में ब्रैकेट में लिखना, पहले प्रोविज़न रिजर्वेशन का कहाँ था एंग्लो इंडियन का, आर्टिकल 331 में। आर्टिकल 331 में जो है लोकसभा और राज्य के विधानसभा में, लोकसभा में 2 सीट और राज्य के विधानसभा में 1 सीट। ठीक है, एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्व होता था। आर्टिकल 331 के में प्रोविज़न था। 331 अनुच्छेद 331 में एंग्लो इंडियन के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान था। सीटों के आरक्षण का प्रावधान था। ठीक है, एंग्लो इंडियन क्यों होता है? एंग्लो इंडियन है, एंग्लो या उसको लोग आंग्ल भारतीय बोलते हैं समुदाय। आंग्ल मतलब अंग्रेज, भारतीय बोला जाता कि जो है जब अंग्रेज यहाँ पे आए तो बहुत सारे ऐसे थे अंग्रेज जिन्होंने भारतीयों से शादी किया, चाहे लड़का किया चाहे लड़की किया। कुछ लड़के ने भी किया भारतीय महिलाओं से शादी, कुछ वहाँ के लड़कियों ने भी भारतीय पुरुषों के साथ विवाह किया। अब उनका जो बच्चा है या वैसे लोग जो है जो बच्चे हुए तो एंग्लो इंडियन कहलाए, मतलब भारतीय और अंग्रेज़ों का मिक्सर। तो वैसे लोगों के लिए जो है रिजर्वेशन किया गया था, प्रोविज़न किया गया था। वैसे लोग चूँकि वो अलग हैं एकदम, तो वैसे लोग भारत में ही रह गए, है ना। तो भारत में जो लोग रह गए तो उनका पर्याप्त अगर प्रतिनिधित्व तो नहीं होता है, तो उनके लिए 2 सीट लोकसभा में रिजर्व किया गया था आर्टिकल 331 के माध्यम से, कि 2 लोगों को राष्ट्रपति क्या करेंगे, मनोनीत करेंगे। कि अगर उनको लगता है कि पर्याप्त जो है संख्या उनका नहीं है तो 2 सीट उनका रिजर्व कर दिया गया था। तो आर्टिकल 331 के माध्यम से 2 सीट उनका रिजर्वेशन था और राष्ट्रपति उनको मनोनीत करते थे। और राज्य के विधानसभा में 1 सीट जो है रिजर्व रखा गया था। अभी भी झारखंड में शायद 1 सीट पे नियुक्ति है, अभी मनोनीत किया हुआ है 1 सीट पे। लेकिन 2020 में इसको जो है क्या किया गया कि इसको हटा दिया गया। ठीक है, 2020 में इसको हटा दिया गया और जो है क्या बोलते हैं, अब जो है वो सीट वैकेंट है। इस बार लोकसभा का जो चुनाव हुआ है 543 पे भी निर्वाचन हुआ है, 2 सीट अभी भी खाली है, लेकिन अभी उस पर कोई प्रोविज़न नहीं है कौन नियुक्ति होगा। अभी 543 पे ही चुनाव हुआ है, उसमें 1 सीट खाली हुआ है। 542 का भी टोटल आंकड़ा है, 1 सीट खाली हुआ है वायनाड वाला। वायनाड का जो है इलेक्शन अभी होना है, वो खाली हो गया है। तो ये 542 पे है, समझ में 542। तो एंग्लो इंडियन का नियुक्ति नहीं होगा। एंग्लो इंडियन जो है एंग्लो इंडियन को पार्टिसिपेशन मिले इसलिए रिजर्वेशन का प्रोविज़न किया गया था। तो रिजर्वेशन का प्रोविज़न अब हटा दिया गया 104वें संविधान संशोधन द्वारा। पीटीयूटी में क्वेश्चन पूछ सकता है वाला। ठीक है,
बाकी वो राज्यसभा में जो है 12 सदस्यों का मनोनीत करते हैं। 12 सदस्य कला, साहित्य, खेल, विज्ञान या विशेष क्षेत्र में जो है काम किए हुए लोग होते हैं, उनको जो है राज्यसभा में नियुक्त किया जाता है। समझ में? जैसे सचिन तेंदुलकर है ना, जैसे जावेद अख्तर है ना, तो वैसे वैसे लोग जो है राज्यसभा में नियुक्त होते हैं। जैसे रेखा है ना, जो एक दिन भी नहीं आती है लेकिन सांसद कहलाती है। क्या काम, एक सवाल नहीं पूछा जाता है ना। कभी कभी तो सवाल भी नहीं होता है कि सरकार से सवाल पूछा जाए या किसी सवाल का जवाब दिया जाए, तो नियुक्त कर दिया जाता है, बाकी वो अपना काम करते रहते हैं। चलो नेक्स्ट लिखो। यदि लोकसभा में, नेक्स्ट पॉइंट, यदि लोकसभा में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, यदि लोकसभा में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष दोनों पद रिक्त हो, यदि लोकसभा में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष दोनों पद रिक्त हो, तो राष्ट्रपति अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, यदि राज्यसभा में सभापति एवं उपसभापति यदि राज्यसभा में सभापति एवं उपसभापति दोनों पद रिक्त हो, तो सभापति व उपसभापति दोनों पद रिक्त हो, तो राष्ट्रपति अस्थायी सभापति नियुक्त कर सकता है। दोनों पद रिक्त हो तो राष्ट्रपति अस्थायी सभापति नियुक्त कर सकता है। नेक्स्ट, सांसदों की अयोग्यता का निर्णय राष्ट्रपति लेता है। चुनाव आयोग की अनुशंसा से। चुनाव आयोग की अनुशंसा से, अनुशंसा मतलब होता है रिकमेंडेशन, रेकमेंड जो किया जाता है। चुनाव आयोग की अनुशंसा से, अयोग्यता, नहीं, वहाँ पे लोकसभा के अंदर में अगर कोई बात होगा तो वो लोकसभा अध्यक्ष उसका जो है हटाने का प्रोसेस करेंगे, लेकिन उसके बाहर अगर कोई बात होगा तो चुनाव आयोग अनुशंसा करके जो है राष्ट्रपति को देगा। वहाँ तो हटाने के लिए तो लोकसभा अध्यक्ष किसी को भी अयोग्य कर सकते हैं ना, तो सदन के अंदर में करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को है, लेकिन सदन के बाहर अगर होगा तो
तो सदन के बाहर कौन करेगा? तो सदन के बाहर निर्वाचन आयोग को करार करने का नहीं है, बल्कि जो है वो राष्ट्रपति के पास अनुशंसा करेगा, इस व्यक्ति को गलत तरीके से जो है जीत मिला, MP बना, इसलिए जो है इसकी सदस्यता रद्द कर दी जाए। तो राष्ट्रपति उसका सदस्यता रद्द कर देंगे। और लोकसभा में अगर मान लीजिए कोई गलत आचरण करता है तो लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो उसको जो है वो वहाँ पे जो है सरकार रेकमेंड नहीं करती है कि इस व्यक्ति का जो है सदस्यता रद्द किया जाए, या फिर विपक्ष भी जो है रेकमेंड करता है कि इस सदस्य का जो है सदस्यता जो है रद्द किया जाए, क्योंकि ये जो है इस तरीके का कार्य किया है जो इसकी सदस्यता रद्द करने के लिए आवश्यक है। तो लोकसभा अध्यक्ष जो है उस पर निर्णय लेकर जो उसको रद्द कर दिया जाता है। अभी तो रिकमेंडेशन भी नहीं हुआ है, हो सकता है रिकमेंडेशन कर दे सरकार, कर सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये भी देखना होगा कि प्रोविज़न है कि नहीं उस तरह का, कि भाई कोई अगर मान लीजिए, तो इस हिसाब से अगर मान लीजिए अगर कोई अगर मान लीजिए दूसरे देश का जो है नाम लेता है, इस आधार पर अगर सदस्यता रद्द होता है, तो फिर दूसरा भी बोलेगा कि भाई इसमें जो है कोई अलग अलग तरीके का जो नारा लगाया गया है उसका भी आधार होना चाहिए रद्द होने का। जैसे कोई बोला कि जय हिंदू राष्ट्र, है ना, ये हमारा संविधान तो एक धर्म की बात करता नहीं है। संविधान तो हम लोग का जो प्रस्तावना है वहाँ पे पंथ निरपेक्ष राज्य की बात करता है, लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाने की बात, तो संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं आप। नहीं तो कोई ये भी दे सकता है कि भाई जब संविधान में आपका दिया हुआ कि हमारा जो राज्य है वो पंथ निरपेक्ष राज्य है, और यहाँ पे जो आप धर्म जो है आधारित राज्य बनाने का प्रस्ताव कर रहे हैं, नारा लगा रहे हैं, तो वो भी तो गलत है, उसके आधार पर भी तो सदस्यता रद्द करना चाहिए। नहीं तो रिकमेंडेशन ये भी कर सकता है कोई कि संविधान की भावना के विपरीत जो है किया जा रहा है, ठीक है, लेकिन वो अलग चीज़ है, उस पर भी होना चाहिए। फ़िलिस्तीन वाला जो मामला है उस पर भी जो है, क्योंकि दूसरे देश के प्रति आप श्रद्धा नहीं दिखा सकते। श्रद्धा अगर आप दिखा रहे हैं तो इसका मतलब है जो है वो आधार हो सकता है। अब चूँकि संविधान में दिया ही नहीं दिया है, लेकिन अगर होगा तो सदस्यता रद्द होना चाहिए। इस तरीके का जो है आप कल को डेट में बोलिएगा कि जय पाकिस्तान, कल के डेट में फिर बोलेगा कोई जय चाइना, तो इसका जो जो श्रद्धा होगा वो सब देशों को जो है जयकारा करते चलेगा संसद में। तो गलत परंपरा है ना, नहीं है। तो कोई बोलेगा जय पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, कोई बोलेगा जो है चीन जिंदाबाद, तो कोई बोलेगा कि जो है उधर से तालिबान जिंदाबाद। तो फिर भारत को जिंदाबाद कौन करेगा? तो ये गलत परंपरा है, नहीं होना चाहिए। आपको बोला ही गया कि अपने देश की जो है ख्याति को या देश की जो है प्रसिद्धि को बढ़ाना है, कोई ऐसा काम नहीं करना कि देश की प्रसिद्धि को कम किया जा सके। तो देश के प्रति आपको श्रद्धा होना चाहिए। देश के प्रति जो है आपका जो है आपका अधिकार देश के प्रति है, तो देश के प्रति आपका कर्तव्य भी होना चाहिए कि कोई ऐसा काम न करे जिससे जो है देश की गरिमा धूमिल हो, ठीक है। तो गरिमा को उठाने के लिए जो है आप देश का जो है ये कीजिए ना, देश का नारा लगाइए, संविधान का नारा लगाइए, है आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब जो है आप दूसरे देश का नारा लगाइएगा तो गलत है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखिए कुछ विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति, कुछ विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से पेश किए जाते हैं। कुछ विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से पेश किए जाते हैं, जैसे धन विधेयक, वित्त विधेयक,
नए राज्य के गठन का विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक, नए राज्य के गठन का विधेयक, नेक्स्ट लिखिए। राष्ट्रपति की सहमति के बाद ही, नेक्स्ट पॉइंट, हाँ उसी में भी लिखिएगा। राष्ट्रपति की सहमति के बाद ही कोई विधेयक अधिनियम बनता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति केग, यूपीएससी, केग, सीएजी, कैग, सीएजी, यूपीएससी आदि के प्रतिवेदन को संसद में पेश करता है। राष्ट्रपति केग, यूपीएससी आदि के प्रतिवेदन को संसद में पेश करता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति केंद्र शासित प्रदेशों में शांति, केंद्र शासित प्रदेशों में शांति, विकास एवं अच्छे शासन के लिए नियम, विनियम बना सकता है। नियम, विनियम बना सकता है। नेक्स्ट, यदि केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा भंग हो तो उसके लिए भी राष्ट्रपति कानून बना सकता है। उसके लिए भी राष्ट्रपति कानून बना सकता है। ठीक है। एक क्वेश्चन जो पूछा था
इस बार जो एग्ज़ाम हुआ अभी मेंस का, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, पूछा था कि जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति पर था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा पर होती है। इस तरह क्वेश्चन पूछा था, किसकी अनुशंसा पर होता है, रिकमेंडेशन पे। तो उसमें दिया था कि मतलब किसके द्वारा अनुशंसा पर होती है, तो उसमें दिया था प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, भारत के राष्ट्रपति, भारत के विधि मंत्रालय के द्वारा अनुशंसा पर, कॉलेजियम व्यवस्था के द्वारा, और चौथा था जो है संसद के, पार्लियामेंट के अनुशंसा पर। तो किसके अनुशंसा पर जो है, तो लड़का जो है बोल रहा था कि नहीं, चूँकि राष्ट्रपति तो नियुक्ति करता है ना, तो उन्हीं के अनुशंसा पर नियुक्ति होता है। हाँ, तो बहुत लड़का उसका आंसर राष्ट्रपति मारा। तो फिर हमसे डिस्कशन करने के लिए आया बच्चा लोग, तो बोला कि सर इसका आंसर क्या होगा। तो हम बोले कि इसका आंसर तो राष्ट्रपति होगा नहीं, क्योंकि अगर राष्ट्रपति ही अनुशंसा करेगा तो फिर नियुक्ति कौन करेगा। एक लाइन में समझने वाला चीज़ था, अगर रिकमेंडेशन ही हम करेंगे तो फिर नियुक्ति कोई दूसरा करेगा तब ना रिकमेंडेशन हम करेंगे। जैसे निर्वाचन आयोग ही अनुशंसा किया राष्ट्रपति को कि इसकी सदस्यता समाप्त कर दीजिए, तो राष्ट्रपति उसकी सदस्यता समाप्त करेंगे। तो रिकमेंडेशन निर्वाचन आयोग किया, अगर राष्ट्रपति ही अनुशंसा करेगा और फिर खुद ही नियुक्ति करेगा, ऐसा थोड़ी होता है। तो अनुशंसा कौन करेगा, तो राष्ट्रपति तो करेगा ही नहीं और पार्लियामेंट करेगा नहीं, तो कौन करेगा। तो दो ही हो सकता है, या तो जो है कॉलेजियम सिस्टम, जहाँ पे नाम तय किया जाता है और भेज दिया जाता है लिस्ट सरकार को नियुक्त करने के लिए, या तो अगर कॉलेजियम नहीं होता तो विधि मंत्रालय हो सकता था, लेकिन कॉलेजियम है तो कॉलेजियम ही होता है, 5 जजों का जो है पैनल होता है, जो किस जजों को कहाँ पे जो है नियुक्ति करना है, किनको नियुक्ति करना है, उसका लिस्ट बनाकर जो है सरकार को भेज दिया जाता है और राष्ट्रपति उसको नियुक्त करते हैं। तो सिंपल सा फॉर्मेट था कि राष्ट्रपति जो है नियुक्त करते हैं, अपॉइंट करते हैं, लेकिन अनुशंसा कौन करता है, कॉलेजियम सिस्टम करता है। क्लियर, समझ में। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, थोड़ा भाषा चेंज किया था और लोग फंस गए भाषा में, समझ में, तो भाषा में फंस गए। अगर उसमें जगह अनुशंसा की जगह हटा देगा नियुक्ति कौन करता है, तो फिर अनुशंसा पर नियुक्ति होता है। अगर सिर्फ नियुक्ति होता तो फिर सिंपल सी बात है, ये राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। लेकिन अनुशंसा, किसके अनुशंसा के द्वारा जो है नियुक्ति होता है, तो फिर तो अनुशंसा तो फिर वही होगा कॉलेजियम सिस्टम। जो कॉलेजियम सिस्टम हम बताए भी थे तुम लोग को कि जो है जजों का पैनल होता है कॉलेजियम सिस्टम। तो कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जो दिमाग लगा के, बहुत दिमाग नहीं लगाना चाहिए। जो पढ़े हैं उसको पढ़े हुए चीज़ों को फॉलो कर दीजिए शांत दिमाग से, तो बन जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन इस बार पूछा था, अब देखो क्वेश्चन जो आया है, अब तुम लोग ही से कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, जो पढ़ा है वो उसी में बनाता हूँ। एक क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों एवं खदानों में कार्य करना प्रतिबंधित किया गया है। बताओ।
ऑप्शन नहीं बताएंगे? क्या सही है? क्या सही है? मतलब क्वेश्चन तो सही ही है ना, तब तो किसमें जो है इसका जो है, इसको कहाँ पे जो है, इसके लिए कहाँ पे 14 वर्ष से कम बच्चों को जो है संविधान के किस अनुच्छेद में जो है प्रोविज़न किया गया है कि 14 साल से कम बच्चों को खतरनाक कारखानों वगैरह में जो है हैं? ऑप्शन नहीं देंगे? ऑप्शन नहीं देंगे? आप कॉपी पलटना स्टार्ट हो गया, तो जोर लगाओ, दिमाग पे आ जाएगा। फंडामेंटल राइट अगर याद हुआ होगा तो आ ही जाएगा। फंडामेंटल राइट में जो है, चूँकि 14 साल से कम बच्चों को अगर आप काम करवाते हैं कारखानों में या खतरनाक कारखानों में, सिंपल से बात है कि उनका शोषण कर रहे हैं आप, तो फंडामेंटल राइट में कौन सा पार्ट में आएगा? कॉपी में भी नहीं मिला। इसका परिणाम यही है कि कभी कॉपी खोल के दोबारा नहीं देखा जाता है। कॉपी यहीं पे बंद होता है, यहीं पे खुलता है। आप लोग शोषण के विरुद्ध अगर पढ़े होंगे, शोषण के विरुद्ध जो है संरक्षण, आर्टिकल 23 और 24 पढ़े हुआ है। 23 में जो है मानव दुर्व्यापार कर दिया गया था और 24 में बाल श्रम पर प्रतिबंध था। तो उसमें बताया था ना, देखो आर्टिकल 24 45 में 45 नहीं, तो वहाँ तो प्राथमिक शिक्षा की बात किया गया है ना। 45 वाला में तो प्राथमिक शिक्षा है ना, प्राइमरी एजुकेशन, मतलब 6 साल से नीचे का जो बच्चा है उसको जो है प्राइमरी एजुकेशन देने की बात है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को जो है कारखानों एवं खदानों में कार्य करना जो है प्रतिबंधित किया गया है। अभी भी नहीं मिला है कॉपी में, खुद लिखे हैं, से पता नहीं चल रहा कहाँ लिखे हैं। से कॉपी नहीं खुलता है। है कितने? आर्टिकल 24 में है। अच्छा, मिल गया। ये तो क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन था ये, भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु संस्तुति की जाती है। समझ में यही क्वेश्चन है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु संस्तुति की जाती है भारत के राष्ट्रपति द्वारा, कॉलेजियम व्यवस्था द्वारा, संसद द्वारा, विधि मंत्रालय द्वारा। अभी न बताएं जी, तुम लोग का दिमाग एकदम भोथर है क्या? अभी न बताएं हम कॉलेजियम सिस्टम। अब राष्ट्रपति संस्तुति करेगा तो नियुक्ति कौन करेगा? रिकमेंडेशन राष्ट्रपति करेगा क्या? राष्ट्रपति
अनुशंसा करने के लिए है ही नहीं राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अनुशंसा कर ही नहीं सकता है। राष्ट्रपति सर्वोच्च पद है, अनुशंसा करने के लिए थोड़ा है वो नियुक्ति करने के लिए है। चलो ठीक है। चलो विधायी शक्ति में देखें राष्ट्रपति का, तो बोला यह राष्ट्रपति संसद के सत्रों को आहूत करता है। सेशन, सत्र क्या होता है? सेशन होता है। संसद का जो है, संसद जो है, संसद में 2 सदन है ना, जो भी लोकसभा या राज्यसभा, तो इसमें 2 टर्मिनोलॉजी है। संसद का सत्रावसान और जो है आहूत, आहूत और दूसरा होता है सत्रावसान। 2 टर्मिनोलॉजी है इसमें, है ना। जिससे पूछा था कि सर सत्रावसान क्या होता है, आहूत क्या होता है? आहूत मतलब होता है क्या? जब सत्र को बुलाया जाता है, जब सत्र को बुलाया जाता है, मतलब जब उसको बुलाया जाता है, मतलब बैठक करवाया जाता है, बैठक करवाया जाता है, ठीक है। तो आहूत राष्ट्रपति संसद के सत्र को करते हैं। कब करते हैं? 2 तरीके से। देखो सत्र आहूत कब होता है? संसद जो है, संसद में जो है आप देखिएगा कि लोकसभा में जब आम चुनाव होता है, लोकसभा का आम चुनाव होता है जो अभी हुआ चुनाव, है ना। चुनाव हुआ, जीत के जो भी नई सरकार आती है, शपथ ग्रहण वगैरह हो गया, उसके बाद पहला काम क्या होता है? अध्यक्ष को चुनाव होता है। अध्यक्ष का चुनाव जब हो जाता है, उसके बाद जो है राष्ट्रपति क्या करते हैं? सत्र को बुलाते हैं। समझ में? तो यह प्रथम जो सत्र होगा चुनाव के बाद, प्रथम सत्र